स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज और हम कैसे इसे गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक मोहलिक असाबी बीमारी है जिसकी तफसीलात कुछ देर में हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगी। लेकिन मैं जो नुक्ता उठाना चाह रही हूँ वो इस बीमारी का तरीका इलाज है। इस बीमारी में मरीज़ को कई तरह के वहम हो जाते हैं कि वो कोई उस पर हमला कर देगा या सब हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ताहम याद रखें कि ये बीमारी काबिले इलाज भी है, लेकिन हमारे यहाँ लोग मरीज़ों को मेडिकल ट्रीटमेंट की बजाय तावीज़ और दम दरूद करवाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ना कि उनको ट्रीटमेंट उनकी कराई जाए। जिससे होता यह है कि मर्ज़ बिगड़ता जाता है और मरीज़ को अक्सर पागल डिक्लेयर भी कर दिया जाता है। इसी हवाले से हमने आज बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा असलम हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा, सबसे पहले तो मुझे बताइए ये स्किज़ोफ्रेनिया है क्या और इसकी अलामात क्या होती हैं? मतलब मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में और हमारे नाज़रीन को भी बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा क्योंकि इसके मेरे ख्याल से इसके बारे में अवेयरनेस इतनी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू मुनीबा फॉर कॉलिंग मी ओवर द शो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत अहम जहनी बीमारी है। अच्छा, जहनी बीमारियां दो किस्म की होती हैं, एक हम कहते हैं न्यूरोटिक इलनेसेस और एक साइकोटिक इलनेसेस। न्यूरोटिक इलनेसेस जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी वगैरह आते हैं, उसमें जिस बंदे के साथ वो बीमारी होती है उसे एटलीस्ट पता होता है कि उसके साथ ये सब हो रहा है, वो ये सब कर रहा है, उसका मूड लो है या वो एंशियस फील कर रहा है, उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा। जो साइकोटिक इलनेसेस होती हैं जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया भी आता है, उसमें मरीज़ को ये नहीं पता होता कि उसके साथ कोई मसला है। उसे लग रहा होता है ही इज़ परफेक्टली फाइन और मसले मसाइल दूसरे लोगों में हैं। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है जिसे अरबी या उर्दू में मालिकोलिया की बीमारी भी कहा जाता है और इसे पुराने ज़माने में डिमेंशिया प्रीकॉक्स कहा जाता था। इस बीमारी में इंसान अपनी गिरदोपेश से लाताल्लुक़ हो जाता है और एक अपनी दुनिया में रहता है। खुद से बातें करेगा, खुद से स्माइल करता है। कुछ गैबी आवाज़ें आती हैं उसे जो उसे कुछ करने का कह सकती हैं, उसके एक्शंस पे कमेंट कर सकती हैं, उसे कुछ रिमार्क्स पास कर सकती हैं। इसके अलावा उसे कुछ ऐसी सोचें आती हैं, उसके सोचने समझने का तरीका बहुत डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। उसे कुछ ऐसी सोचें आ सकती है कि लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कुछ एजेंसीज़ उसके पीछे लगी हुई हैं, कैमराज लगे हुए हैं जिनमें उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। दो लोग बैठे बात कर रहे हो तो उसे लगता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ इशारे कर रहे हो तो उसे लगता है उसके बारे में इशारे कर रहे हैं। उसे ये महसूस होता है कि उसकी हरकत या उसकी थॉट्स किसी चिप जो उसमें लगी हुई है उसके ज़रिए कंट्रोल की जा रही हैं, किसी सैटेलाइट से कंट्रोल की जा रही हैं। मतलब इस तरह की बेतुकी बातें, दिमाग का सारा खेल है। एग्जैक्टली, इस तरह की बेतुकी बातें जिसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। और अगर आप किसी बंदे को ये सब बातें बताएं तो उसे साफ पता लग रहा होता है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन वो इस पे इतने फार्म होते हैं और उसे आप जितने मर्जी प्रूफ्स ला के दें, जितना मर्जी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, उनके लिए ये बिल्कुल हकीकत होती है। उन्हें नहीं लग रहा होता कि वो कुछ गलत सोच रहे हैं या उनकी सोचने समझने का तरीका इफ़ेक्ट हुआ हुआ है। तो ये बीमारी है जो इंसान की सोचों को इफ़ेक्ट करती है, इंसान के सोचने समझने का तरीका डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। इतना पुख्ता हो गया होता है कि वो उस चीज़ को ही रियल मान लेते हैं। उनकी थॉट्स और उनकी परसेप्शंस, ठीक है, मतलब परसेप्शन जैसे मैं देख रही हूँ आपको, मुझे आप नज़र आ रही हैं, इनको कुछ गैबी चीज़ें नज़र आती हैं जो सिर्फ उन्हीं को नज़र आती हैं। अच्छा, या मेरे कान में जैसे आपकी आवाज़ आ रही है, इनके कानों में भी कुछ ऐसी आवाज़ें आती है जो डिफरेंट लोगों की हो सकती है, जो इनको कुछ कह सकते हैं और ये उनसे बात करते हैं। इनके लिए ये सब रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो ये थॉट्स का और परसेप्शन का डिसऑर्डर है तो और इस पे मरीज का पुख्ता यकीन होता है। हाँ, कि ये हो रहा है उसके साथ, वो ये नहीं समझता कि ये शायद मेरा अपना वहम होगा या ऐसा कुछ होगा। लेकिन मुझे बताइए हुमा, अमूमन ये होती क्यों है? कि क्या ये हमारी मौरूसी बीमारी भी हो सकती है या किसी भी वजह से ये हो सकता है? मुनीबा, इसका जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एक हेरिटेबिलिटी इशू भी हो सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट का भी इसमें सिग्निफिकेंट रोल है। 80% के करीब इसकी हेरिटेबिलिटी है। देखा गया है कि अगर दोनों पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया हो तो बच्चों में 46% चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया आने के। अच्छा। अगर एक पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चों में 17% चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया आने के। इसके अलावा अगर मदर को जब वो प्रेग्नेंट है उस दौरान कोई माल न्यूट्रिशन के मसाइल हों, जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर लोग गुर्बत की सतह से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती, ठीक है। और साथ में अगर कुछ ऐसी बीमारियां हो जाएं, वायरल इलनेसेस हो जाए, जैसे इन्फ्लुएंजा हो जाए, तो उन बच्चों में भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फिर ये देखा गया है कि जितनी पेरेंट्स की एज बढ़ती जाती है
देखा गया हर 10 साल एज इंक्रीज के साथ 50% रिस्क बढ़ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया होने का। ठीक है। यानी कि पेरेंट्स की अगर एज ज़्यादा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है इसके लिए। और फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स, जो लाइफ के स्ट्रेसर्स हैं, चाइल्डहुड में अगर अच्छा माहौल नहीं मिला, कुछ अब्यूज़ का शिकार हुए हैं, तो उन लोगों में भी इसके होने की शरह बढ़ जाती है। एक तो जेनेटिक कंपोनेंट है और इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है। मतलब हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सोसाइटी के प्रेशर्स भी हम पे बहुत ज़्यादा जो इम्पोज किए जाते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। उसमें ये देखा गया है कि ये जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स और जेनेटिक कंपोनेंट है, ये मिल के हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं। ठीक है। कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी सोचों को और हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं। इसमें वो उनकी जो है केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। उसमें एक मेन केमिकल है जिसे डोपामीन कहा जाता है। इसमें डोपामीन की एक्सेस हो जाती है। डोपामीन ज़रूरत से ज़्यादा, अगर इनके ब्रेन को देखा जाए तो इनके ब्रेन में डोपामीन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके सोचने समझने का तरीका डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, इनकी परसेप्शनल एनॉमलीज पैदा हो जाती हैं। ये डोपामिन एक्सेस की वजह से होता है। और इसमें जेनेटिक मेन कंपोनेंट है, लेकिन एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स भी रोल प्ले करते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं, क्या उन पे भी ये हो सकता है? मैंने बताया कि 2 डिफरेंट इलनेसेस हैं। डिप्रेशन न्यूरोटिक इलनेसेस में आता है, ये साइकोटिक इलनेसेस में आता है। इसमें जेनेटिक मेन कंपोनेंट है और फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स भी रोल प्ले करते हैं। डिप्रेशन बहुत स्वेयर हो जाए तो डिप्रेशन विद साइकोसिस की तरफ आ जाता है, लेकिन डिप्रेशन नॉर्मली स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट नहीं होता। डिप्रेशन एक सोलली अलग इलनेस है, एंजाइटी सोलली अलग इलनेस है, और स्किज़ोफ्रेनिया बिल्कुल डिफरेंट इलनेस है। तो मुझे बताइए कि अमूमन ये किस उम्र में ज़्यादा बीमारी हो सकती है, किन लोगों को ज़्यादा हो सकती है? ये देखा गया है, रिसर्च कहती है ये अर्ली 20s में होता है। मतलब 20 से 25 वाली जो एज होती है उसमें ख़वातीन में इसकी 2 पीक्स आती हैं, एक 20s की और एक 40s की। ठीक है। तो इसकी अगर एवरेज एज देखी जाए तो 20 to 40s के बीच में हो सकता है। यानी मर्दों में इसकी एक ही पीक आती है जो अर्ली 20s में होती है। ख़वातीन में इसकी 2 पीक्स आती हैं, एक 20s और एक अर्ली 40s। तो 20 to 40 अगर रफ एज देखी जाए तो 20 to 40 एज लिमिट है इसकी। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? किस तरह वो इंसान या जो मरीज़ है जो इससे शिकार है इस चीज़ का, वो किस तरह ठीक हो सकता है? मुनीबा, जैसे कि मैंने बात की, ये एक इलनेस है जिसमें दिमाग में एक केमिकल है उसकी ज़्यादती हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। हम क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन की मिकदार को पूरा करते हैं, ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि उसकी इंसुलिन की मिकदार पूरी हो जाए। इसी तरह ये भी एक इलनेस है जिसमें डोपामीन एक्सेस में है। ठीक है। तो हमने कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी है जो डोपामीन के लेवल्स को कम करे। ओके। ठीक है। हमारे पास इस तरह की दवाइयाँ मौजूद है जिन्हें एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है। ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स देना शुरू करते हैं और इस बीमारी का इलाज हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, जितना साइकोटिक इलनेस का ड्यूरेशन कम होगा उतने ही ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दवाई जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ही बेहतरी के चांसेस ज़्यादा है। पर हमारे यहाँ क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है, इतना ज़्यादा साइकाइट्रिक इलनेसेस का आइडिया नहीं है, और जब ये मरीज़ अजीबो-गरीब हरकतें कर रहा होता है, वो खुद से बातें कर रहा है, तो लोग क्या समझेंगे ये जिन्नों से बातें कर रहा है। और वो फिर इसमें जिन्नों का साया आ गया है, चले जाते हैं और इस तरह के लोगों के पास चले जाते हैं। उसमें अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है और 4-5 साल तो अमूमन लग जाते हैं इनको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंचने में। मैं एक और बात कहती हूँ, आजकल हमारे जो पीर फकीर हैं उनको भी कुछ अवेयरनेस आ गई है। वो थोड़ा बहुत दम दरूद करके ना, आप कहते हैं हमने जो करना था कर दिया, अब इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि जिनने जो दिमाग को नुकसान पहुँचा दिया उसका इलाज अब डॉक्टर करेगा। तो अगर कुछ अवेयरनेस क्रिएट की जाए इसके बारे में तो इसका इलाज मुमकिन है। जितना जल्दी आप इलाज की तरफ आएंगे उतने ही बेहतरी के इम्कानात ज़्यादा हैं। और इसके शऊर नहीं है मेरे ख्याल से लोगों में, इसमें नहीं है कि किस तरह हमने इसका ट्रीटमेंट कराना है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे बताइए इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इनिशियल सिम्टम्स ऐसे हों कि हमें पता चल जाए कि अच्छा ये बीमारी किसी को लाहक है। इसके सिम्टम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक पॉजिटिव सिम्टम्स और एक नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स में 2 चीज़ें आती हैं, एक डिल्यूजन्स और एक हेलुसिनेशंस। डिल्यूजन्स बेसिकली हमारे सोचने का एरर होता है, हमारे फॉल्स फर्म बिलीव्स होते हैं। यानी ये यकीन है, फॉल्स है और फर्म है, गलत होते हैं लेकिन उसको मरीज़ को इस पे पुख्ता यकीन होता है। इसमें कॉमन डिल्यूजन्स कौन से हैं? उसे लगता है कि लोग उसके खिलाफ हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एजेंसीज उसके पीछे हैं, उसका ताक़ुब कर रही हैं, कैमरास लगे हुए हैं, उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
अब वो क्या करेगा, जब किसी को लग रहा हो कि उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो अपनी हिफाजत के लिए कुछ इकदाम करेगा। वो किसी को जाके कन्फ्रंट कर सकता है, उसे लग सकता है कि ये एजेंसी का बंदा है, कोई उसका नेबर में रह रहा है और उसे लग सकता है कि ये उसका किसी एजेंसी का बंदा है जो उसका ताक़ुब कर रहा है, तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। बिकॉज उसे तो ये लग रहा है कि ये उसको ऑब्जर्व कर रहा है और ये उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ये उसका दुश्मन है। फिर दो लोग बैठे आपस में बात कर रहे हों तो उसे लगता है उसके बारे में बात करें, उसको डिस्कस करें, तो वो जाके उन्हें मार सकता है, उन्हें कह सकता है कि तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। कोई इशारों कर रहे हों तो उसे लगता है कि उसके बारे में इशारे कर रहे हैं। फिर उसे ये लग सकता है कि उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी जो सोचें हैं वो उसकी अपनी नहीं है, कोई और बाहर से उसके जहन में डाल रहा है। कोई एजेंसी है, किसी चिप से या किसी सैटेलाइट से या किसी फ़ोन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू उसके जहन में सोचें डाली जा रही हैं, या उसकी सोचें उसकी मर्ज़ी के बगैर उसके जहन से निकाल ली जाती हैं और उसका जहन ब्लैंक हो जाता है। या जो वो सोचता है वो रेडियो पे या टीवी पे आ जाता है। इस तरह की सोचने समझने की एरर्स पैदा हो जाते हैं और उसको उस पर यकीन होता है कि ये ऐसा ही है। ठीक है। फिर हेलुसिनेशंस में बेसिकली परसेप्शनल एरर हैं। हमारी 5 सेंसेस हैं, तो उससे 5 सेंसेस में मसले आ सकते हैं। उसे कुछ गैबी चीज़ें नज़र आ सकती हैं जो कि सिर्फ उसी को नज़र आती हैं और वो इतना ही रियल एक्सपीरियंस होता है जैसे मैं इस टाइम आपको देख रही हूँ। ठीक है। या उसके कानों में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं जो उतना ही रियल होती हैं, कानों के थ्रू ही आती हैं जितना मुझे आपकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। ठीक है। और वो इन आवाज़ों को बाकायदा रिस्पॉन्ड करते हैं। ये आवाज़ें उसके एक्शंस पे कमेंट करती हैं, ये आवाज़ें उसको कुछ गाइड करती हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम आज जाके ये चीज़ें तोड़ दो। मतलब ये उसको बाकायदा ऑर्डर करती है और वो इन ऑर्डर्स को फॉलो करता है क्योंकि उसके लिए ये एक रियल एक्सपीरियंस है। ठीक है। फिर ये उसको कुछ आवाज़ें, कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स पास कर सकती है, जैसे तुम फेलियर हो, तुम गलत हो, तुम्हारा मतलब कुछ इस तरह के रिमार्क्स पास कर सकती हैं। तो ये आवाज़ें इस तरह की ड्यूरेशन में, इस तरह की चीज़ों में फिर फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए? अगर घर में इस तरह का कोई फ़र्द है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो फिर फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, अब मैंने आपको पहले बताया कि उसको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है, तो आप जितना मर्जी कन्फ्रंट कर लें उसको, जितना मर्जी एक्सप्लेन करें कि भाई ऐसा नहीं है, हमें चीज़ें नहीं नज़र आ रही, तुम्हें क्यों नज़र आ रही हैं, ये सब असल में कुछ भी नहीं है, वो नहीं मानेगा। तो उसके साथ तो ये सब हो रहा है। बिल्कुल। एक बंदा जिसके साथ ये सब हो रहा है वो कैसे मानेगा? वो समझेगा कि आप लोगों में कोई मसला है। तो इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग, आपने उसको किसी माहिर इमराज नफ्सियात के पास लेके जाना है। ठीक है। क्योंकि इसमें इंसाइट नहीं होती, मरीज़ को ये नहीं लग रहा होता है कि उसे कोई बीमारी है, ये उसके आसपास के अफराद ही जज कर सकते हैं। अगर कोई आपका जानने वाला हवाओं में बातें कर रहा है, ख़ुद से स्माइल कर रहा है, कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो वो पहले नहीं करता था, सड़कों पे घूम फिर रहा है, छत पे घूम फिर रहा है, रात के 12-12 बजे 1-1 बजे घूम फिर रहा है और बातें कर रहा है, या कुछ अजीबो गरीब काम कर रहा है जो पहले नहीं करता था, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कुछ हरकतें करना शुरू कर दी हैं, तो आपने उसको किसी माहिर इमराज नफ्सियात के पास लेके जाना है। ये एक बीमारी है, ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है, और जितना जल्दी आप इलाज की तरफ आएंगे उतना ही बेहतरी के चांसेस ज़्यादा हैं, और जितना इलाज में डिले करते रहेंगे उतना। तो क्या हुमा, जब आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं तो क्या आप उन लोगों को पहले मेडिकेशन पे लगा देते हैं या काउंसलिंग भी हो सकती है उन लोगों की? इसमें, इस डिजीज़ में, स्किज़ोफ्रेनिया में इनिशियली काउंसलिंग इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। काउंसलिंग तो आपने उसके चैलेंज करने ना, ये वाले बिलीफ्स। हाँ। आप जब उसका फर्म बिलीफ है किसी चीज़ पे, ये इसी तरह है जैसे किसी का अल्लाह पे बिलीफ है। ठीक है। हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमारा अल्लाह पे बिलीफ है। अब उसको चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। या किसी का भगवान पे आप उसको नहीं चैलेंज कर सकते। तो इनिशियली काउंसलिंग इज नॉट इफेक्टिव, तो मेडिकेशन का फायदा नहीं है। इनिशियली एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ देनी है जिससे उसके जो डिल्यूजन्स हैं वो शेक होंगे। ठीक है। जो इतने फर्म हैं डिल्यूजन्स बेसिकली, या हेलुसिनेशंस वो महसूस कर रहा है, कुछ अनड्यू परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है, तो वो जब शेक होंगे और जब वो थोड़ा सा इस फेज़ में आएगा कि शायद ये मेरा वहम है और शायद ये हकीकत है, जब वो शायद वाली कंडीशन में आएगा, तब उससे डिल्यूजन चैलेंजिंग होती है, तब साइकोथेरेपी का फ़ायदा है, तब आप उसे थोड़े से प्रूफ्स देना शुरू करते हैं और वो आपकी बात सुनना शुरू करता है। अगर इनिशियली आप उसको इस तरह के प्रूफ्स दोगे, कन्फ्रंट करने की कोशिश करोगे, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा बल्कि आपसे दूर भागेगा। इसलिए साइकोथेरेपी इसमें शुरू में नहीं की जाती। इसमें सिर्फ और सिर्फ अद्वियात दी जाती हैं जिन्हें एंटीसाइकोटिक अद्वियात कहा जाता है। जो मरीज़ है वो मुकम्मल तौर पर इससे जान छुड़वा सकता है इस बीमारी से?
इसमें ठीक हो सकता है मुकम्मल तौर पर? मुनीबा बहुत ज़्यादा रोल है कि कितना ड्यूरेशन है साइकोटिक इलनेस का। ठीक है, जितना साइकोटिक इलनेस अनट्रीटेड साइकोटिक ड्यूरेशन बढ़ता जाता है उतना ट्रीटमेंट का फ़ायदा कम होता जाता है। ठीक है, अगर आप इनिशियली प्रेजेंट कर जाते हैं ये 100% बेहतर हो जाता है। ठीक है, ये बैक टू नॉर्मल फंक्शन आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैंने खुद डॉक्टर बनते देखा है, अर्ली मेडिकल ईयर्स में उनको स्किज़ोफ्रेनिया का मसला हो गया, डॉक्टर्स बने, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट अगर आपने जैसे ही ये आपको शुरू हुआ आप ट्रीटमेंट ले लें, आप बेहतर हो जाते हैं। आप किसी भी बीमारी को आप इनिशियली स्टेज पे पकड़ लेंगे तो वो ठीक हो काबिल इलाज है, आप उससे जान छुड़वा सकते हैं। और जब तक ये डिल्यूजन हेलुसिनेशंस वाला फिनोमेना चल रहा है तब तक बेहतर हो जाते हैं। फिर इसकी जो दूसरी अलामत थी वो नेगेटिव सिम्टम्स थी, जिसमें ये बिल्कुल अकेले रहना शुरू कर देते हैं, किसी चीज़ की मोटिवेशन नहीं रहती, बहुत कम बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत कम सोशलाइज करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। वो नेगेटिव सिम्टम्स हैं और वो शो करता है कि अब इलनेस क्रॉनिक हो चुकी है। ओके, और उस टाइम दवाइयाँ इफेक्ट करना भी छोड़ देती हैं। तो इसलिए इसको जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए और जितना जल्दी इलाज शुरू कर दिया जाए उतना ही बेहतर है और ये बेहतर हो जाता है।